नमस्कार दोस्तों। आज संवाद में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो आजकल काफ़ी चल रहा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल। ये सिर्फ एक बिल नहीं है बल्कि भारत के सामाजिक अ, ढांचा बोलते हैं ना, जैसे उसके धार्मिक इंडिपेंडेंस और राजनीति के बीच एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जो सब हमें आज करेंगे, जिसके बारे में ये मुद्दा है। मतलब काफी ज्वलंतशील भी है और पार्लियामेंट में टेबल हो चुका है इसका ये बिल जो अमेंडमेंट का है, जिस पर देश भर में चर्चा हो रही है। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये पॉडकास्ट आपको हर जरूरी पहलू से रूबरू करेगा। वक्त एक्ट की बात करें तो उसके प्रोविजंस के मिसयूज एक गंभीर समस्या तो रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जिसमें वक्फ बोर्ड ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हुए ऐसी प्रॉपर्टीज पर क्लेम किए जो उन्हें अधिकार क्षेत्र में नहीं आते थे। ये मिसयूज ना मतलब सिर्फ एक प्राइवेट प्रॉपर्टीज तक सीमित नहीं है, बल्कि हिस्टोरिकल और रिलीजियस साइट्स को भी इंक्लूड करता है। एक सेक्युलर कंट्री में ये प्रक्रिया मतलब सही नहीं है और मतलब एक तरह से अन्याय की तरह लगती है ना, क्योंकि सिर्फ ये जो है सिर्फ या सिर्फ वक्फ को ही मतलब ये राइट है। और अफेक्टेड पार्टीज के पास जुडिशियल रिकॉर्ड्स काफी लिमिटेड होता है। अ, मतलब वो लोग कोर्ट में भी नहीं जा सकते। अगर सोचिए, एक डिटेल में बात करेंगे, इसमें एक तमिलनाडु का टेम्पल था जो इस्लाम से भी पुराना है और वक्त में उसको क्लेम किया है। तो मतलब ये काफी मतलब मिसयूज किया है, तो इसमें चेंजेस तो करने हैं। तो क्या इस बिल में है, चलिए इस पे बात करते हैं और इसका लेकिन समझते हैं कि इस क्या है। इस पे हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन अपने व्यूअर्स की मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं ना कि पहले वक्फ है क्या। राइट। तो सबसे पहले ये समझते हैं, इसमें एक बार जो उसकी डेफिनेशन है ना, इसमें हम रिपीट करते हैं कि ये जो वक्फ है वो इस्लामिक ट्रस्ट होता है जिसमें जो जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स हैं, उसका जो यूज जो होता है या उसको डेडिकेट किया जाता है आपकी रिलीजियस या सोशल वेलफेयर एक्टिविटी की है। ठीक है। तो सिंस इट इज इस्लामिक ट्रस्ट, तो रिलीजियस एक्टिविटी क्या होगी? इस्लाम से रिलेटेड जो इस्लाम रिलीजन को जो हेल्प करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए, उनके एजुकेशन के लिए यूज होगा। और जो इस्लामिक सोसाइटी में से बिलोंग, जो कल्चर से बिलोंग करते हैं लोग, उनके वेलफेयर के लिए होता है। तो जिसका देखिए, अब इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है कि जैसे मेनली लैंड की बात होती है, तो उसमें किस तरह का इस्तेमाल हो सकता है? मस्जिद में हो सकता है, रिलीजियस एक्टिविटी है। मदरसा होता है, सोशल एक्टिविटी होती है, वहाँ रिलीजियस टीचिंग भी होती है। ग्रेव यार्ड्स होता है, जहाँ कब्रगाह होती है हमारे भाई, उनको दहन किया जाता है, उनको दफन किया, दहन तो अलग हो गया, दफन किया जाता है। और या तो फिर आपकी इस्लामिक सोसाइटी के हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज के लिए इसमें होता है। और अगर हम बात करें जैसे प्रॉपर्टी की, तो भारत में जैसे वक्फ प्रॉपर्टी की जो टोटल वो है लगभग 8.7 लाख स्क्वायर, मतलब आई थिंक मीटर जो है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। सच्चर कमेटी एक के मुताबिक इनका मार्केट वैल्यू 1.2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। लेकिन इन प्रॉपर्टी का सही सर्वे और मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती भी रहा है ना। चलिए, मतलब मैं कहता हूँ कि कोई बात नहीं, अगर आपका सही है तरीके से, आपकी प्रॉपर्टी जो भी है आपने सही तरीके से दी है, तो कोई बात नहीं, उसकी कोई भी वैल्यू हो या कितनी भी उसकी संख्या हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को बोल देता है ये वक्फ प्रॉपर्टी है, और फिर तुम चक्कर लगाते रहो वक्फ ट्राइब्यूनल के, और वही तुम्हारा मतलब करता धरता है, क्योंकि तुम कोर्ट में तो जा नहीं सकते। तो ये मतलब बहुत ज्यादा इनकन्सिस्टेंसीज हाँ। हैं। एक सेक्युलर सिक्योरिटी में ये नहीं हो अब सकता। कोर्ट में तो तुम्हें जाना ही होगा। तो ये सब जो है हाँ, तो मतलब एक चीज मैं चेंज मिस करना कर बहुत गया अभी जरूरी है। इनिशियल में, जब इसमें तो वक्फ को तो हमने दोबारा रिवाइज करने के लिए रीडिफाइन क्या है उसकी डेफिनेशन, रीइंस्टेट की। तो अब वक्फ बोर्ड क्या होता है? वक्फ बोर्ड का काम क्या होता है? ये इनके जो प्रॉपर्टीज अंदर या एसेट्स वक्फ के उसमें अंदर आते हैं, उसके मैनेजमेंट करते हैं वो।
और वो उनका काम होता है, वो इंश्योर करते हैं कि जो डिजिग्नेटेड प्रॉपर्टीज है वो वक्फ के लिए ही यूज हो। राइट, ये सिर्फ उनका काम होता है। तो ये काम छोड़ के वो दुनिया के सारे काम करते हैं। ये हम्म। नहीं, मतलब इतने इतना इसमें गलत इस्तेमाल होता है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। वक्फ एक्ट जो मतलब हम्म। सेक्शन 40 के तहत बनाया गया है, वक्फ बोर्ड को ये अधिकार था कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता है, बिना किसी सब्सटैंशियल प्रूफ या के मतलब बिना भी। और बोर्ड का फैसला फाइनल माना जाता है जब तक वक्फ ट्राइब्यूनल उसके मॉडिफाई या रिवोक ना करे। तो ये मतलब बहुत ही हैरान करने वाली बात है, कहीं भी नहीं होता ये। लेकिन ये ट्राइब्यूनल के डिसीजंस रेगुलर कोर्ट्स में चैलेंज नहीं किए जा सकते, और ये सबसे बड़ी चीज है। जुडिशियल ओवरसाइट की कमी को दिखाता है। मतलब ये तो मतलब नहीं हो सकता ना। कोर्ट में तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा ना, अगर तुम्हारे को इफ यू आर अग्रीव्ड, तो तुम कहाँ जाओगे? नहीं तो अगर वक्त ने ले ली तुम्हारी प्रॉपर्टी, तो हाँ तुम्हारे पास परमेश्वर, कोई आप भी सेक्शन रिकॉर्ड्स 48 नहीं का बचा। बात कर रहे हैं, तो तमिलनाडु टेम्पल कंट्रोवर्सी बड़ी फेमस है। तो चलिए इसके कुछ ना बात बताते हैं। तो तमिलनाडु टेम्पल कंट्रोवर्सी क्या है कि ये एक तिरुचेंथुरई विलेज है एक तमिलनाडु में। वहां पे एक मेजर कंट्रोवर्सी हुई जब तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने एक पूरे गांव पर अपना क्लेम दिखा दिया। उन्होंने कहा साहब पूरा ये गांव जो है हमारा वक्फ बोर्ड का है। और जिसमें एक उस सिंस वो गांव दिखाया तो वहां पे एक बहुत एंशियंट टेम्पल है, हिंदू हिंदू टेम्पल है, उस पर भी वो क्लेम है। तो अब चक्कर क्या है कि वो जो टेम्पल है वो उसकी जो देखें हिस्टोरिकली तो इतना पुराना है कि वो इस्लाम के ओरिजिन से भी पहले का है। तो यही तो बात है ना कि मतलब वक्फ बोर्ड ने गांव की जमीन को अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, और मतलब जैसे वहां के लोगों को बड़े डिस्ट्रेस में डाल दिया ना। रेजिडेंट्स अपनी जमीन बेचने पे या मतलब ट्रांसफर करने के लिए भी मतलब वक्फ बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने पे मजबूर हो गए। और अगर देखें तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार 1956 में नवाब अनवरुद्दीन खान आई थिंक थे, इसने इस गांव की वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया था। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इंटरवीन करके इस डिक्लेरेशन को स्टे कर दिया था, जिससे लोकल रेजिडेंट्स को थोड़ी राहत मिली थी। तो ये मतलब लोग नजरअंदाज करके उसको आगे बस किसी ने कर दिया, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, हाँ, मैंने डिक्लेयर कर दिया, बस अब तो वक्फ की हो गई। और इस चीज ये तो से मतलब बहुत रिलेटेड गलत देखिए चीज एक है। चीज और होती है प्रमेश की। अब जैसे ये तमिलनाडु वाली, तो अब आप अगर आप चाहें, जैसे एक पीस ऑफ लैंड है इंडिया में और वो एंशियंट है क्या है अभी, मतलब थोड़ा सा ड्यूबियस है, राइट? हिंदू या नॉन मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि ये हमारी लैंड है, हिस्टोरिकल इसके प्रूफ हैं। तो आपने कहा कि चलो भाई, राइट फॉर इंफॉर्मेशन आरटीआई यूज करते हुए कि भैया हमें इसका पूरा लैंड रिकॉर्ड निकालो। अब वक्फ बोर्ड जाएगा ना तो उस पे उसको आरटीआई आपको मिल नहीं सकती है। ये भी पावर है उनको। वो जाएगा वक्फ की पावर यूज करते हुए और कोर्ट कहेगी नो यू कैन नॉट गेट इट। तो ये सब बहुत सारे आई डोंट नो क्या किया है। एनीवेज, तो देखिए दूसरे भी कुछ मिसयूज के उदाहरण आपको एग्जांपल्स देते हैं कि एक गुजरात में बेट द्वारका आइलैंड है, राइट? तो ये गुजरात में बोर्ड ने ये दो आइलैंड पर अपने क्लेम दिखा दिया, राइट? और जो एम्बिगुअस, ऑब्वियसली जो वक्फ बोर्ड का क्लेम आता है एम्बिगुअस ही होता है। तो जो एम्बिगुअस है हिस्टोरिकल डिक्लेरेशन पर आधारित था, और कोर्ट ने इस क्लेम को लीगली कॉम्प्लेक्स बताया। लेकिन जुडिशियल रिकोर्स की कमी जो हमेशा होती है, तो ने अफेक्टेड पार्टीज को सफर करने पर तो मजबूर कर दिया, राइट? और जैसे एक चीज और है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ग्रैब्स जो हो जाती हैं। अब पूरे होल इंडिया में अगर हम देखें तो कई प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो हैं बिना सफिशिएंट एविडेंस के वक्फ को डिक्लेयर कर दी गई हैं। और ये अभी चूंकि डिक्लेयर हो गई हैं तो अभी ये डिस्प्यूट जो है अभी भी ट्रिब्यूनल और कोर्ट्स में पेंडिंग है। अगर उनका काउंट देखें तो मुझे जो याद आता है अप्रोक्सीमेटली 40,000 और अबव है, जो कि डॉक्यूमेंटेड है ना, यानी कितने अनडॉक्यूमेंटेड है वो तो पता ही नहीं है।
पर शालीन सवाल ये उठता है कि एक सेक्युलर सोसाइटी जो इंडिया को मानी जाती है, उसमें ये इनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया जो चल रही है वो क्या वैलिड है? क्योंकि क्रिटिक्स भी आर्ग्यू करते हैं कि एक सेक्युलर डेमोक्रेसी में किसी भी धार्मिक बॉडी का यूनिलैटरल अथॉरिटी नहीं मिलनी चाहिए, और जो पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी पर क्लेम करे, या तो ये सबको दो भाई, या तो फिर क्रिश्चियंस हिंदूज वगैरह सबको दो ना, फिर सिक्स पारसीज वगैरह सबको। सिर्फ मुस्लिम्स के लिए कि मतलब ये क्यों है? कोर्ट में चैलेंज ना कर पाना की वजह से मतलब अफेक्टेड कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स के लिए भी तो ये प्रक्रिया अन्याय और देखिए इनकॉन्स्टिट्यूशनल लगती है ना। अब आपने ना बहुत अच्छी चीज बोली प्रमेश। तो एक चीज मैं बोलूं कि देखिए वक्फ को अभी जो अमेंडमेंट बिल वगैरह है इसको बीजेपी और इन सब से बहुत कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है वैसा करके बातें हो रही हैं। मैं बीजेपी बीजेपी सब एक साइड रख दो आप। हाँ, आप केरला स्टेट की बात करो। केरला में हमारी कांग्रेस की, फिर ये इंडिया इंडिया लेफ्ट की गवर्नमेंट शुरू से रही लेफ्ट फ्रंट की। है। और बेसिकली केरला का रिलीजन वाइज देखो तो क्रिश्चियनिटी बेस है। मुस्लिम से भी बहुत काफी है, हिस्टोरिकली देखो क्रिश्चियनिटी बेस। हाँ। मतलब इक्वल, तो करीब आई थिंक इक्वल नंबर पे है सारे। वो है, और वहाँ के जो पॉलिटिकल लैंडस्केप भी है वो नॉन हिंदू का है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ये सोसाइटी का है ना एक लैंडस्केप दिखाने की कोशिश। हाँ। हिंदूज हैं वहाँ हाँ, पे, जो बट वो जो ज्यादा पार्टियां मतलब आती ट्वेंटी हैं थर्टी वो ऐसे परसेंट ही आती है, ऐसे हैं कुछ जैसे ज्यादा। बीजेपी एजेपी टाइप की। तो वो मैं एक पिक्टोरियल वहां पे ला रहा हूँ। अब क्या होगा जो अगर वक्त का ये एग्जिस्ट नहीं होगा ना या वक्त को, तो जो क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन सोसाइटी है तो केरला में बहुत स्ट्रांग है। और वहाँ पे उनके चर्चेज वहाँ लैंड्स वगैरह बहुत हैं, सोसाइटी होती है ना तो उस हिसाब से होता है। तो दे आर गोइंग टू लूज लॉट ऑफ लैंड। चलिए थोड़ा वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2020 हाइलाइट्स हैं वो उसके बारे में बात करते हैं। कि भाई इसका सरकार के कहने के मतलब है कि नए अमेंडमेंट्स ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हैं, लेकिन ऑपोजिशन और क्रिटिक्स का मानना कुछ और ही है। अब अगर बात करें तो जरूरी रिफॉर्म्स प्रपोज करता है, जैसे ये बिल जो मिसयूज को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब सेक्शन 40 का एबॉलिशन किया गया है। इस सेक्शन को खत्म करके वक्फ बोर्ड के यूनिलैटरल जो पावर्स हैं वो रिवोक कर दिए गए हैं। और जुडिशियल ओवरसाइट को भी मतलब इसमें करा के कि अब ट्राइब्यूनल्स डिसीजन जो है हाई कोर्ट में डायरेक्टली अपील किए जा सकते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। और फिर कलेक्टर की रोल भी है कि प्रॉपर्टी ओनरशिप डिसाइड करने के लिए अधिकार अधिकार जो होती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उसको दिया गया है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट इंश्योर करेगा। अगर की चेंजेस इन द बिल देखें तो सर्वे ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज के एक है उसमें, जिसमें सर्वे कमिश्नर की जगह अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सर्वे पावर्स दी गई हैं। तो कलेक्टर अब वक्फ प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं डिसाइड कर सकता, और अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी गलती से वक्फ डिक्लेयर हो गई है तो उसके वक्फ नहीं माना जाएगा। ये उसमें सबसे और बड़ा एक चीज और है कि इसके प्रावधान है। अलावा जो नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन भी होगा। जैसे सेंट्रल स्टेट वक्फ बोर्ड में अब दो नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे। अ, ये इंक्लूसिव इंक्लूसिविटी को जो है ना के बढ़ाने के लिए किया गया है। और जैसे ट्रिब्यूनल अपील्स की आप बात कर रहे थे ना कि ट्रिब्यूनल डिसीजन अब डायरेक्टली हाई कोर्ट में चैलेंज किए जा सकते हैं, पहले नहीं होता हो रहा था। मतलब अभी अगर ये पारित हो गया तो पहली बात तो। फिर दूसरा एक चीज और है कि स्ट्रिक्टर डोनर रिक्वायरमेंट्स, राइट, कि जैसे सिर्फ वही लोग वक्फ डिक्लेयर कर सकते हैं जो कम से कम 5 साल इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है कि एक सेपरेट बोर्ड ऑफ सेक्शंस का है कि जैसे शिया है, सुन्नी है, बोहरा है, और और आगा खानी है, ये जो कम्युनिटीज के लिए अलग बोर्ड बनाने का प्रोविजन दिया गया है अगर उनका वक्फ शेयर 15% से ज्यादा होता है। आई थिंक राइट। दैट इज गुड। और एक और बड़ी बात यह है कि तो इसमें अभी चल नेक्स्ट जो बात करते हैं, ऑपोजिशन जो इसमें विरोध कर रहा है और पॉलिटिकल स्टॉर्म जो हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ये मतलब ऑपोजिशन इस बिल का विरोध क्यों कर रहा है? उनका कहना है कि ये बिल वक्फ प्रॉपर्टीज और बोर्ड को की ऑटोनॉमी खत्म करेगा और उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में लगेगा।
मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, मतलब इसमें एटलीस्ट दो तीन जो प्रोविजंस हैं वो तो बहुत अच्छे हैं कि भाई तुम हाई कोर्ट की स्क्रूटनी और जो ये वक्फी प्रॉपर्टी है कि तुम भी कुछ भी कर लो अपना किसी भी वक्फ बोर्ड को फिक्स करने के, ये जो लॉ है इसको अगर फिक्स करने के रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रमेश अगर आप करना चाहोगे तो आप देखोगे जो बिल गवर्नमेंट पारित कर रही है उसका जो वीक पॉइंट है कि वो ओल्ड, वो रेट्रोस्पेक्टिव तो है ही नहीं, वो तो वीक पॉइंट है ना, तो ओवैसी का पॉइंट तो गया वो। मैं तो कहता हूँ वो वीक पॉइंट है। तो जो वो कह रहे हैं वो बकवास कर रहे हैं, वो सेम चीज पे कांग्रेस भी करती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज तो या अपोजिशन का तो एक ना, ये सिर्फ क्या है, एक आर्गुमेंट है। तो ये जो है चीज फिर मतलब मैं वही सेकुलर की बात करते हैं तो टेम्पल जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है तो टेम्पल बोर्ड्स में फिर मुस्लिम्स को क्यों लेके आते हैं ये लोग? मतलब तुम सेम चीज करो ना फिर, दो 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 और दो चार करो ना, फिर तुम दो और जो पांच तो नहीं होते। अब अगर देखें तो अब जैसे एआईएम जो ओवैसी की बात करी, उसने इस बिल को मतलब वक्फ बर्बाद बिल कहा है। उनका कहना है कि ये अमेंडमेंट्स जो है आर्टिकल 14, 25, 26 और 29 कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं, जो रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं। भाई रिलीजियस फ्रीडम कौन तुमसे ले रहा है? तुम्हारे से कौन छीन रहा है तुम्हारा रिलीजियस फ्रीडम? जो चीज गलत है बिल में, अगर वो हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो, अगर सिर्फ गलत तरीके से आ रहा है उसको तो ठीक करना जरूरी है ना। और तुम्हारा तो तो जैसे बोला सबसे कि पहले आपका वो रेट्रोस्पेक्टिव तो कहीं भी पॉइंट नहीं है इसमें। लेके आऊंगा मैं कि आपने क्वेश्चन वो रेज किया कि हिंदू टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड में मुस्लिम को क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता। दैट वाज योर क्वेश्चन, राइट? नहीं, मैंने मतलब हिंदू टेम्पल में हाँ, मुस्लिम्स तो इंक्लूड आई हर्ड होते हैं तो उनको रॉन्ग। हटाओ वहां से फिर, या तो तो फिर ठीक है। तो हाँ, अब जैसे ओवैसी साहब की आपने बात करी, तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जैसे AIMPLB है ना, ने भी इस बिल को रिजेक्ट कर दिया, राइट? ओवैसी साहब तो हल्ला कर रही हैं। वो भी तो हाँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो भी तो एक मतलब सारे मतलब जो अमीर जो होते हैं ना अमीर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इंडिया के कोई सबसे दो बड़े वक्फ बोर्ड को पकड़ लो। ये तो हर जगह मशरूम की तरह वक्फ बोर्ड को ले, वो सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए यार। हाँ, तो चलो दो वक्फ बोर्ड को यूपी में पकड़ लो सबसे जो ज्यादा बहुत है। पुराने हों, बहुत बड़े हों, ये हों, और उनका ना उनकी क्या वेल्थ है, असेस करो और सर्वे करो, मतलब प्रूफ निकालो जनता के सामने, पूरा रखो कि ऑडिट करो। अरे ऑडिट इंडिपेंडेंट करा लो, ऑडिट करा लो ऑर्गेनाइजेशन से एक। ऑडिट कराओ, भारत सरकार ना ऑडिट करे, बाहर वालों को बुला के ऑडिट करा लो। तो और हाँ कोई बताओ कि उन्होंने क्या सही आज बात है। तक मुस्लिम रिलीजियस कम्युनिटी के लिए वेलफेयर किया या रिलीजन को स्ट्रांग किया। कोई दो पकड़ लो, अपनी मर्जी से पकड़ लो ना। एक एक वक्फ ओवैसी साहब दे दें, एक वक्फ जो AIMPLB वाले दे दें, और चलो एक और ले लो, एक जामा मस्जिद के जो इमाम साहब हैं वो भी दे दें, राइट? उनका ऑडिट करा लो और पब्लिक न्यूज का रिजल्ट ऑनेस्टी रख दो। चलिए इसमें अब नेक्स्ट बात है पब्लिक इम्पैक्ट और फ्यूचर इम्प्लीकेशंस में। तो मेरे ख्याल से तो पॉजिटिव ही है अगर तुम जो है हाई कोर्ट में जा पा रहे हो, इसका आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट अगर वो हो पाए। और अननेसेसरी किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ ना डिक्लेयर करना, आई थिंक दैट वुड बी अ गुड थिंग। बाकी रेट्रोस्पेक्टिव जो केस चल रहे हैं वो है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव तो है नहीं है बिल, तो उसमें तो देखिए, मतलब आगे के लिए है ना ये सरकार तो का जो बिल। कहना है ना रमेश कि इस नए जो अमेंडमेंट बिल है, इससे जो रूल्स हैं इससे डिस्प्यूट कम होंगे और वक्फ प्रॉपर्टीज का बेटर यूटिलाइजेशन होगा। बट क्या है कि आगे फ्रॉम फ्यूचर, पीछे क्या है वो एक, देखिए हर बिल की, हर अमेंडमेंट की कुछ स्ट्रांग पॉइंट होते हैं, कुछ वीक पॉइंट होते हैं। स्ट्रांग पॉइंट है कि फ्यूचर में ये सब चीजें निगेट होंगी। वीक पॉइंट क्या, वीकेस्ट पॉइंट क्या है कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं और ये कुछ लीगल एक्सपर्ट्स ये भी तो कहते हैं कि मतलब वक्फ बोर्ड की अनचेक्ड पावर्स को कर्टेल करना जरूरी है। मतलब लेकिन मतलब कुछ प्रोविजंस अभी भी अनक्लियर हैं, जैसे फर्दर डिबेट जिसके लिए जरूरी है एक्चुअली। तो मतलब इसमें मतलब काफी बात हो सकती है। तो दोस्तों अपना आपने सुना नए वक्त बिल पर एक डिटेल डिस्कशन, इसके प्रोविजंस और इसके इम्पैक्ट और इसका इस पर चल रहा पॉलिटिकल स्टॉर्म। अब बारी आपकी है जो हमें अपने
आपका विचार है क्या है वो सब बताएं, ताकि देखिए, हम बताएं आजकल कि क्या है। प्रमेश ना पार्लियामेंट को तो तो कर ही घूमते चुके हैं हो। इस की डेट में हम देखें सिर्फ एजुकेशन लेवल पे और हेल्थ लेवल पे इंडिया में अगर ऑनेस्ट सर्वे कराया जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी की एजुकेशन सबसे पुअर है। म, हाँ, मुस्लिम कम्युनिटी की सबसे पुअर एक्चुअली वही है। हेल्थ कंडीशन बहुत पुअर है। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हाँ, मुस्लिम्स को तो अपलिफ्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत आखिरकार वो अनफॉर्चुनेट भी मतलब सिचुएशन हमारे है वो, चाहे जो भी सिटीजन्स हैं हो। वहाँ के। बट हाँ, बट यूज हो रहे हैं वो, मतलब सिर्फ यूज हो रहे हैं वो, देखिए फिर प्रमेश, अपनी क्या पॉलिटिकल होता बैटल्स है में कि बस और कुछ मैं थोड़ा सा इसको ना डिफरेंट एग्जांपल में बताऊं आपको। आप चलो, हिंदू समाज में जब वर्ण व्यवस्था, जो कास्ट सिस्टम जो था, अभी भी है, तो शेड्यूल कास्ट की बात करो आप। जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो जो शेड्यूल कास्ट की इकोनॉमिक कंडीशन थी और मुस्लिम की इकोनॉमिक कंडीशन थी, मुस्लिम में कुछ लोग तो बहुत ही रिच थे, हाँ, जो वो तो काइंड ऑफ बराबर थे। लेकिन क्या है कि शेड्यूल कास्ट कॉम है, ये कॉम क्या मतलब सोसाइटी का वो है सेक्शन। ये देखो, इनको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, सेम तरीके से मुस्लिम को भी सपोर्ट किया, लेकिन ये चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए, ये प्रोग्रेसिव हुए। और आज देखो, आज की डेट में कहाँ बैठे हैं। अब आप सेम गोज टू बैकवर्ड क्लास आल्सो। बट मुस्लिम वालों में क्या है कि ये इनके फेल्योर का रीजन क्यों है प्रमेश, जो मुझे जो लगता है कि रिलीजियस लीडर्स के चक्करों में फंस गए अपने। हाँ, एक्चुअली ये सिर्फ मैं इंडियन इंडिया के कंटेक्स्ट सबकॉन्टिनेंट में में बात कर ही रहा है हूँ। कि भाई जो अल्लाह का फरमान है, इसके हम कुछ नहीं कर सकते आगे, इसके आगे फिर तुम कुछ कर ही नहीं सकते। अरे तुम अल्लाह ने जो तुम्हें इंटेलिजेंस भी तो दी है, सब बहुत है दया उसका में भी तो यूज उनका, करो अगर आप थोड़ा। देखो आर्ट एंड क्राफ्ट में उनका इंडिया में बहुत योगदान है। जो अगर आप चाहे आप कपड़ों का कर लो, वही तो। बुनकर वगैरह समाज देख लें, अगर आप देखें इवन आपके नहीं, देखो उनको मतलब पर फैसिलिटी तुमने क्या दी है? कुछ भी नहीं। वो आदमी जो वो, बुनकर है उसके पास वो पैसे कहाँ मिलते हैं उसको? और उनके नाम वो पे आज भी सब गरीबी इधर में उधर जी रहा फंड है। वंड करके वो सब ये लोग पैसे कमाते हैं और कुछ नहीं करते। तो मुझे लगता है मुस्लिम कम्युनिटी ना अपने रिलीजियस लीडर्स चलिए के, आज ये ना इमाम और क्या क्या जो है, इनसे बाहर है तो बहुत, हाँ, बहुत प्रोग्रेस करेंगे। मिसयूज कर रहे हैं और कुछ नहीं। चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आज फिर आपसे मिलेंगे किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सच्चाई से जुड़े चलिए, रहें और नमस्कार। आज समाप्त करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।